तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शीना गुप्ता फ्रॉम कॉमर्स पाठशाला। बच्चा, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल का बेस शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम चैप्टर से, जो 100% आने वाला है, राइट। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाला टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बेस देती हूँ कि ये होता क्या है। कह रहा है कि ना, नेशनल इनकम को समझो एक तरीके से रावण है, ठीक है। रावण के कितने सर होते हैं? 10 सर होते हैं। एंड एवरी हेड इज गिविंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, बट हर शक्ल सेम होती है ना। तो ऐसी नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम के भी बहुत सारे सर, यानी बहुत सारे नाम है। जीडीपी भी नेशनल इनकम है, एनडीपी भी नेशनल इनकम है, एनएनपी भी नेशनल इनकम है। ये सारी चीजें और भी बहुत सारे नाम, ये सब के नाम जो है सारे के सारे नेशनल इनकम के रूप हैं। हर नाम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम एक नेशनल इनकम के मुकुट को दूसरे नेशनल इनकम के मुकुट से कंपेयर करेंगे, उन्हें सेम बनाएंगे। उसको सेम बनाने के लिए हमें चाहिए सर्टेन फॉर्मूलाज। उन फॉर्मूलाज को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समझ में आया कंसेप्ट? हम आज की क्लास में करेंगे 8 फॉर्मूला बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट कंसेप्ट। तो शुरू करें। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के अंदर 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम रावण के एक मुकुट को दूसरे मुकुट से सेम कंपेयर करना है, मतलब जीडीपी को एनडीपी से कंपेयर करना है कहीं ना कहीं। ये है क्या जीडीपी एनडीपी, ये आज समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हमारा 3 कंसेप्ट जिसके बेस पे हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके, एक तो डेप्रिसिएशन, एक है आपका एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कभी नहीं सुना ये नाम हमने, और एक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी आधा अधूरा सा सुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, आज सब समझ में आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट लेते हैं डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट सपोजिंगली, डेप्रिसिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही है वैसे, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक सेकेंड बच्चा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बता दो मुझे फटाफट से, डेप्रिसिएशन क्या होता है। कह रहा है डेप्रिसिएशन जो हमारे फिक्स एसेट होते हैं उसकी वैल्यू का धीरे 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 गिरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू मेनी रीजंस, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स एसेट की वैल्यू का ग्रेजुअली गिरना। अब वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, देखना इधर। कह रहे हैं लेट सपोजिंगली मैंने एक कार खरीदी, और वो कार मैंने खरीदी थी 5 साल पहले, 10 लाख की कार खरीदी। तो ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कार की कितनी है? कितना, 5 साल पहले 10 लाख की, ठीक है। आज जब मैं उस कार को बेचने जाऊंगी तो क्या वो 10 लाख की बिक जाएगी? नहीं। ज्यादा की बिकेगी? नहीं। फिर कम की बिकेगी? हाँ। कितने कम की लगा लो, चलो आज अगर मैं बेचने जा रही हूँ तो वो 6 लाख की बिक रही है। ये कम वैल्यू क्यों हुई है? इसका डिफरेंस जो 4 लाख है, ये 4 लाख क्या है आपका? डेप्रीसिएशन। ये 4 लाख क्या है? डेप्रीसिएशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी फिक्स एसेट की वैल्यू गिर गई अपॉन यूसेज या नॉट यूसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो होता है डेप्रिसिएशन। ये है आपकी टोटल वैल्यू और ये है आपकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने खरीदी थी 5 साल पहले 10 लाख की कार, आज बेचने जा रही हूँ तो वो 6 लाख की बिक रही है। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 4 लाख। इससे हमारे पास आया फॉर्मूला नंबर 1, ध्यान देना एक बारी। क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है तो 6 + 4 कर दूं तो 10 निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, को छोटे में लिख रही हूँ, आप बड़े में लिखना, प्लस डेप्रिसिएशन, डेप, राइट। तो ग्रॉस वैल्यू यानी टोटल वैल्यू 10 लाख इज इक्वल्स टू 6 लाख प्लस 4 लाख, ऐसे करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को उधर पहुंचा दूं तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। 6 लाख यानी नेट वैल्यू निकालनी है तो 10 लाख में से डेप्रिसिएशन हटा दो तो कितनी आ जाएगी? नेट वैल्यू, दैट इज नेट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकलेगी? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, यानी 10 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। तो ये हमारे दो फॉर्मूला जो ऑलरेडी आपको कंसेप्ट में पता थे, ये हमारे दो फॉर्मूला निकल के आए हैं आपके इस कंसेप्ट पे बेस्ड। अब एक बार ध्यान देना इसमें, हमारा कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, रीजन क्या है डेप्रिसिएशन के। तो ये थियोरेटिकल है, रीजंस क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? पैसेज ऑफ टाइम। भाई मैंने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी 10 साल पहले, खरीदने के बाद उसको गोदाउन में बंद कर दी, कुछ नहीं करा उसका, कोई चलाई नहीं, कुछ नहीं करी, बिल्कुल न्यू पड़ी है, ब्रांड न्यू। अब तो बिक जाएगी सेम अमाउंट की? ना। अब भी नहीं बिकेगी? नहीं। कुछ भी नहीं, यूज भी नहीं किया उसका, गोडाउन में एज इट इज पड़ी है। भाई पैसेज ऑफ टाइम,
हवा, पानी, बारिश, सारी चीजें, थोड़ा बहुत जंग लग जाएगा कार के अंदर, मॉडल चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन लगता है, यूज करो या ना करो। और फिर यूज करने पे वियर एंड टियर तो होता ही है, सेकंड रीजन। और एक होता है ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी चेंज। काफी बार ऐसा होता है, मैंने कोई चीज खरीदी, उसका प्रो आ गया, फिर उसका प्रो मैक्स आ गया, समझ पा रहे हो आप मैं किसको कह रही हूँ, राइट? तो ये क्या होता है, मेरा पुराना वाला जो मेरा खुद का नया फोन था वो ऑल एकदम से पुराना हो जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। मैंने यार आज फ्रिज खरीदा एंड उसके बाद देखा तो वो फ्रिज पहले क्या आ रहा था, सिंगल डोर, अब हो गया डबल डोर। फिर डबल डोर खरीदा, फिर हो गया आपका जी वो सिक्स सेंस वाला आ गया, हाई सेंस। मतलब तुम फ्रिज को फ्रीजर बना सकते हो, फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो, घूमने जा रहे हो तो बंद करके चले जाओ। वाह भाई वाह, पुराने वालों की वैल्यू डाउन। ये क्या हो रहा है, फास्टर ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी चेंज, तो इससे भी वैल्यू गिरती है। तो डेप्रिसिएशन के ये 3 रीजंस हैं आपके, राइट? और ये हमने करा कंसेप्ट पे बेस्ड, हमारे 2 फॉर्मूलाज, 8 में से 2 फॉर्मूला कर भी लिए, देखो कितनी जल्दी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पता था। ग्रॉस मतलब ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू आज की वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं जो सुनने में तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टाइप कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन है इजी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। ये जो नाम है कभी नहीं सुना है, लेकिन अब अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इसके अंदर, अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये क्या बोल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे बताओ कॉमन वर्ड्स क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक तो फैक्टर इनकम और एक अब्रॉड, सब में आ रहा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब में आ रहा है। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, पढ़ा था हमने क्लास नंबर आई गेस फर्स्ट के अंदर, सबसे पहला मैंने फैक्टर और ट्रांसफर इनकम ही पढ़ाया आप लोगों को। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, जल्दी बता दो फटाफट। फैक्टर इनकम क्या होता है, मेरी खून पसीने की मेहनत होती है ना भाई। तो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, और यहाँ से प्रूव भी हो रहा है। अब ये तो समझ में आया, फैक्टर इनकम हमारी इनकम, अर्नड इनकम है। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, कह रहा है यार ऐसा कभी होता है क्या, मेरे इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, है ना, खून पसीने की मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, चाहे इंडियन कंपनी है, चाहे वो ऐसा बाहर लेबर काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं और पैसा कमाकर इंडिया में भेज रहे हैं। या मेरी जो कंपनी है वो पैसा कमाकर इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस में इंडिया में भेज रहा है। होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। उसकी अंग्रेजी बताना जरा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया में आ रही है ना बाहर से, फैक्टर इनकम आ रही है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। उसके बाद ऐसा भी तो होता होगा कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और बाहर हेड ऑफिस पे अपने जो बेसिकली प्रॉफिट्स है वो भिजवा रही है, या यहाँ पे जो फॉरेनर है वो बाहर पैसा भिजवा रहे हैं, होता है? हाँ होता है। उसकी इंग्लिश फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही होती है। तो एक हो गई जो मेरे इंडियंस भिजवा रहे हैं 10 लाख रुपए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे जो फॉरेनर है वो कमा के 8 लाख ले जा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, नेट मेरे इंडियंस कितना भेज रहे हैं, 2 लाख। 10 लाख रुपए भेज रहे थे, 8 लाख फॉरनर लेके जा रहे हैं टू अब्रॉड, नेट कितना हो गया हमारा, 2 लाख। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैम ऐसा भी तो हो सकता है इंडियंस कम कमा रहे हो, हाँ हो सकता है, तो माइनस में आ जाएगा। हम तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, राइट? तो इंडियंस 10 लाख कमा रहे हैं, फॉरनर 8 लाख लेके जा रहे हैं, तो 2 लाख हमारा डिफरेंस हो गया, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब हम कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट, फिर मर्ज कर दूंगी दोनों को। बहुत सिंपल है, आपने डोमेस्टिक टेरिटरी करा अभी लास्ट क्लास में, तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है भाई, विद इन इंडिया कमाई गई इनकम। इंडिया के अंदर जो भी इनकम कमाई वो सारी की सारी क्या हो गई, डोमेस्टिक इनकम। यानी डोमेस्टिक इनकम कहता है जो मेरी इंडिया की टेरिटरी के विद इन कमाई गई इनकम है, वो क्या हो गई आपकी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और नेशनल इनकम क्या कहता है, नेशनल इनकम कहता है हम ना सीमित होते टेरिटरी वेरिटरी से, हम तो भैया जो इंडियंस की इनकम है, जो मेरे बेचारे इंडियंस जहां मर्जी काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है, मैं तो उनको कंसिडर करूंगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या कहता है, मेरे इंडियंस की इनकम, ठीक है, वो क्या होता है नेशनल इनकम। यानी बाहर वाली इनकम भी आने वाली है इधर, मेरे रेजिडेंट्स की इनकम आने वाली है इधर, बाहर वाली इनकम भी, है ना। तो नेशनल इनकम कहता है कि विद इन इंडिया जो मेरे इंडियंस कमा रहे हैं, प्लस जो बाहर से भेज रहे हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो होती है नेशनल इनकम। तो देखना, ध्यान देना, इधर फॉर्मूला बनने जा रहा है जल्दी से। डोमेस्टिक इनकम तो हो गई है डोमेस्टिक इनकम,
इसके अंदर अगर मैं नेट जो इंडियंस भेज रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर वाली तो हटाऊंगी ना एनएफआई इसमें आपका नेशनल इनकम में से, तो ये तो मेरी हो गई डोमेस्टिक इनकम जो विद इन इंडिया कमा रहे हैं, प्लस इसके अंदर मैं प्लस कर दूं कि जो बाहर से नेट मेरे इंडियंस भेज रहे हैं, तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो भैया देखो इधर, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू विद इन इंडिया वाली इनकम प्लस जो बाहर से नेट मेरे इंडियंस भेज रहे हैं, वो हो गई आपकी नेशनल इनकम। और विद इन इंडिया निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआई है, जो बाहर से आ रही है वो माइनस कर देंगे तो विद इन इंडिया वाली आ जाएगी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। पॉइंट टू बी नोटेड, एनएफआई ले रही हूं मैं फीफा फीटा का कंसिडरेशन करते हुए, तो इसके अंदर से जो फॉरेनर वाली है वो हम यहाँ पे हटा रहे हैं, और ये जो फॉरेनर वाली है वो एक तरीके से विद इन इंडिया फॉरेनर वाली भी ऐड करते हैं डोमेस्टिक में। तो ध्यान देना, इधर क्या बताया मैंने फॉर्मूले, दो फॉर्मूला इस कंसेप्ट के अंदर, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है, और डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआई है। ये समझ में आता है। लास्ट कंसेप्ट, अभी हमने 4 फॉर्मूला कर लिए, तो लास्ट वाले पे मैम यानी कि 4 फॉर्मूला और मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, साथ साथ देखो स्क्रीनशॉट्स और नोट करते रहना इसके अंदर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या बता रहा है आपका, कभी सुना है ये नाम? अरे इनडायरेक्ट टैक्स तो सुना है, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस पे जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, तो उसी पे कुछ बेस्ड है कंसेप्ट। उसको पढ़ने के लिए हम ना 2 कंसेप्ट को एकदम पढ़ेंगे इसमें, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को समझो, प्राइस पेड बाय बायर, मतलब मैंने अगर ये बॉटल खरीदी है, नई बॉटल आगे देखो, मैंने अगर ये बॉटल खरीदी है तो मैंने इसके ऊपर 50 रुपए पे करे, 50 रुपए की बॉटल खरीदी, 50 रुपए पे करे, तो प्राइस पेड बाय बायर क्या हो गया, मार्केट प्राइस, एमआरपी जो आप बोलते हो, ठीक है जी। और फैक्टर कॉस्ट को क्या लेना है ये कॉस्ट, लेकिन ये एक्चुअली पैसा रिसीव है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्राइस एक्चुअली रिसीव्ड बाय सेलर। मैम सेम ही तो होगा, नहीं, प्राइस पेड बाय बायर, 50 रुपए की बोतल थी, बायर ने अपनी जेब से निकाल के 50 रुपए दिए, लेकिन क्या सेलर को एक्चुअली में 50 रुपए रिसीव हुए जेब में, नहीं, उसमें कुछ कुछ अंतर होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है। थोड़े थोड़े बच्चों को क्लिक भी हो रहा होगा मन में, तो उसको हम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन ये 2 टर्म्स याद रखना, एग्जाम्पल में पूछूंगी बढ़िया तरीके से। मार्केट प्राइस क्या होता है, जब जब तुम्हें लगेगा कि बायर अपनी जेब से निकाल के दे रहा है, आप क्या होगे, वो कंसेप्ट है मार्केट प्राइस। और जब जब तुम्हें लगेगा कि एक्चुअली सेलर को रिसीव हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, फैक्टर कॉस्ट। बढ़िया, ठीक है, आ जाओ फिर बढ़िया वाले अपने एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 1, दोनों का डिफरेंस बनाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब लेट सपोजिंगली यार, आई वेंट टू बर्गर किंग, मुझे भूख लगी थी। अब मैंने सोचा कि भैया इतनी भी भूख नहीं है और मिनी मील लेते हैं, तो मैंने एक मिनी मील लिया जो मुझे देखा 100 रुपए का है। उसमें एक मिनी बर्गर है, मिनी कोल्ड ड्रिंक है, मिनी फ्रेंच फ्राइज है, सब कुछ मिनी मिनी है उस मिनी मील में। मैं लगी लाइन में 100 रुपए लेके कि भैया मिनी मील खाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही काउंटर पे पहुंची, मैंने उसे बोला वो मिनी मील दे दो, चीज चाहिए नहीं चाहिए, बस मिनी मील चाहिए, ठीक है जी। उसने कहा टक 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 टक, आफ्टर कैलकुलेटिंग द टैक्सेस आपका अमाउंट हुआ जी 125 ओनली। मैंने कहा 100 रुपए दिखा रहा है, कह रहा आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्सेस आपका अमाउंट हुआ 125 रुपीज ओनली। तो इसका मतलब मैंने उसको कितने पैसे दिए मिनी मील खाने के लिए, 125 रुपए। प्राइस पेड बाय बायर कितना हुआ, 125 रुपए। तो प्राइस पेड बाय बायर कितना हुआ, 125 रुपए। लेकिन बर्गर किंग वाले को कितना रिसीव हुआ, 100 रुपए। ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। ये बीच का कौन लेके जा रहा है, गवर्नमेंट लेके जा रही है। इसको बाद में जब बेसिकली सेलर होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है, तो ये किसकी जेब में जा रहा है, गवर्नमेंट की जेब में, इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आज आपका जीएसटी हो गया है बट अभी तक अपडेटेड नहीं है इन द बुक्स। हम उसको अभी इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, देखो 125 पे कर रही हूँ, और फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता। एक अंतर तो ये है। तो मतलब हम इसमें इसको इग्नोर करो, जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ देखो, इसको यहाँ पे लिख दो, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स, एक एग्जांपल तो ये दोनों का अंतर में, राइट। अब देखते हैं एक और डिफरेंस, एग्जांपल नंबर 2। लेट सपोजिंगली, ये भी मैंने इंडियन इकोनॉमी के बेस पे ही एग्जांपल लिया। तो लेट सपोजिंगली आई एम अ सिलेंडर सेलर, ठीक है, मैं सिलेंडर बेचती हूँ,
और मैं ही बेच रही हूँ इकोनॉमी में, मैं ही बना रही हूँ, बढ़िया चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है हमारा भाई, अंधा पैसा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब गवर्नमेंट मेरे पास आई, उसने बोला भाई एक सिलेंडर कितने का बेचते हो? मैं कहा 700 रुपये नगद। तो कह रहे हैं अच्छा तो बहुत महंगा है। मुझे तो अपने मेट्रोपॉलिटन से जो है सिलेंडर हम कम करके गैस पाइपलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ हम रूरल एरियाज में बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चूल्हा वगैरह यूज होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल। तो सिलेंडर हम इसको बेसिकली वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो रूरल एरियाज वाले जो लोग हैं बेचारे, वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं कि आपको 700 रुपये वो दे पाए। मैं कहा देखी जाएगी, हम तो इतने का ही देंगे जी। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एक आपके लिए एक स्कीम है। मैं कहा बोलो क्या, क्योंकि मैं तो 700 रुपये से कम ना करूंगी। ठीक है जी। तो स्कीम क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि तुम मेरी पब्लिक को, मेरी जनता को, ये जो सिलेंडर है ये तुम दोगे 500 रुपये का। मैं कहा अच्छा। तो कह रहे लेकिन पर सिलेंडर सोल्ड तुम्हें हम देंगे 200 रुपये ऊपर से एज सब्सिडी। क्या बोला, ध्यान से सुनना जरा। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा संभाला और मैंने कहा ये क्या होगा। मतलब अगर मैं एक सिलेंडर बेचूंगी किसी भी रूरल पीपल को, मैंने एक सिलेंडर बेचा पब्लिक को, तो पब्लिक से मुझे आ रहा है 500 रुपये, और हर सिलेंडर सोल्ड पे मेरे को गवर्नमेंट से आ रहे हैं 200 रुपये। तो एक पर्टिकुलर सिलेंडर सोल्ड से कितने पैसे आए? 500 रुपये आए पब्लिक से, 200 रुपये आए गवर्नमेंट से, मेरी जेब में हर एक सिलेंडर के कितने गए? 700 रुपये। मैंने कहा डायरेक्ट ना आके कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, आज 700 रुपये ही रहे हैं। हाँ ठीक है, इतना तो हम कर ही लेंगे सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो डन कर दिया मैंने। तो बेसिकली अब ध्यान देना, इधर एग्जाम्पल में हुआ क्या। एग्जाम्पल में ये हुआ कि एक्चुअली में मेरी जेब में कितने आ रहे हैं? 700 रुपये। ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और जनता कितना दे रही है? 500 रुपये पर सिलेंडर। प्राइस पेड बाय बायर ये है। और ये क्या है? सब्सिडी, जो बेसिकली सेलर को रिसीव हो रही है। ये समझ में आता है? ये क्या है? सब्सिडी, जो बेसिकली सेलर को रिसीव हो रही है। तो कैन आई से दैट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स सब्सिडी। हमें लगता है कि सब्सिडी हमें मिलती है, एक्चुअली में सब्सिडी का कंसेप्ट क्या है? सब्सिडी इज बीइंग रिसीव्ड बाय सेलर, बट इट्स बेनिफिट इज बीइंग रिसीव्ड बाय बायर। बेनिफिट बायर को मिलेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सिडी सेलर को मिलता है। ये कंसेप्ट है सब्सिडी का। तो सब्सिडी किसको मिल रही है? सेलर को, और उसको बेसिकली हम सस्ता देकर बायर को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड सब्सिडी, यानी कि मार्केट प्राइस में क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट में नहीं है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या है? सब्सिडी, जो मार्केट प्राइस में नहीं है। अब मुझे करना है दोनों को बराबर। जल्दी बता दो कैसे करेंगे। अब अगर सपोजिंगली मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है, मेरे को मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? फैक्टर कॉस्ट में क्या नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो। क्या है फालतू का? सब्सिडी हटा दो, ताकि मैं मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट हो जाऊं। ऐसे ही करेंगे। तो क्या बता रहे हैं, देखो जरा, फॉर्मूला आ रहा है ताजा ताजा। तो कह रहे हैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या नहीं होता? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया। क्या होता है? सब्सिडी एक्स्ट्रा होता है, हटा दिया, इन ऑर्डर टू गेट मार्केट प्राइस, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया। क्या नहीं होता? सब्सिडी ऐड कर दिया टू गेट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हो गए अपने दो फॉर्मूला। इसके मैम आपने कहा था 4 फॉर्मूला होंगे इसके अंदर। हाँ, तो ये 2 फॉर्मूलाज हो गए। टॉपिक का नाम क्या था? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। लास्ट फॉर्मूला यार इसके अंदर, कंसेप्ट के अंदर, आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। क्यों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या कह रहा है कि भैया जो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव किया 100 रुपए, लेट सपोजिंगली, और उसने 30 रुपए का खर्चा कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो नेट उसने कितना रिसीव किया? 100 रुपए रिसीव किया, 30 रुपए खर्च दिया, तो 70 रुपए क्या हो गया? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट जो गवर्नमेंट को रिसीव हुआ। तो आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो आईटी माइनस सब्सिडीज क्या हो गया? एनआईटी। अब देखो इधर, आईटी माइनस सब्सिडी है इसका फॉर्मूला, आईटी माइनस सब्सिडी। तो क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ प्लस एनआईटी? देखो ध्यान से, आईटी माइनस सब्सिडी तो है इसका फॉर्मूला, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी? इसकी जगह पे एनआईटी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, और इसको उधर ले गए तो आपका लास्ट फॉर्मूला। तो ये आपके 4 फॉर्मूलाज हो गए, और सारे फॉर्मूलाज मैंने दिखाए हैं आपको। ये gross is equals to net plus depreciation, net is equals to gross minus depreciation, national income is equals to domestic income plus NFIA, domestic income is equals to national income minus NFIA, product at, अगर ये बेसिकली फैक्टर कॉस्ट है अगर मेरा, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस है तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दूंगी, सब्सिडी को ऐड कर दूंगी फैक्टर कॉस्ट तक आने के लिए, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है ये? अब मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया वो पढ़ाया सबसे पहले
फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा आपने? ग्रॉस या नेट का कंसेप्ट, यही पढ़ा था, ग्रॉस या नेट वैल्यू। फिर आपने पढ़ा एनएफआईए का कंसेप्ट, जिसके अंदर आपने पढ़ा डोमेस्टिक या नेशनल इनकम का कंसेप्ट, राइट। तो पहले आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, जिसके अंदर ग्रॉस या नेट वैल्यू पढ़ा। फिर आपने पढ़ा एनएफआईए का कंसेप्ट, डोमेस्टिक या नेशनल इनकम पढ़ा उसके अंदर। फिर आपने पढ़ा एनआईटी का कंसेप्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं इसको। मैम आपने तो एफसीएमपी कराई है, पी क्या है बेटा? जब भी कोई प्रोडक्ट होता है या तो वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो वो फैक्टर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या मार्केट प्राइस। तो प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे पढ़ते हैं। अब जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो जीडीपी जीडीपी, ठीक है, अब उसकी फुल फॉर्म बनी, जो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन बनी कैसे देखना ध्यान से। जीडीपी लिखा है तो पहली पोजीशन पे जी इज ग्रॉस, दूसरी पोजीशन पे जो डी है वो क्या है? डोमेस्टिक, और तीसरी पोजीशन पे जो पी है वो है प्रोडक्ट, या तो फैक्टर कॉस्ट पे होता है या मार्केट प्राइस पे होता है। मेंशन है तो भी ठीक है, वरना सिंपल जीडीपी करते हैं हम। तो प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नीचे वाला पढ़ो, पहली पोजीशन देखना, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पे नेशनल मत कर देना, पहली पोजीशन नेट है। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने उसी सीक्वेंस में पढ़ाया। तो पहला क्या हो गया आपका? नेट, नेट ग्रॉस या नेट, तो नेट, दूसरी इज नेशनल, तीसरी इज प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा। अब इसके अंदर ये गिवन होगा, मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा एंड वाइसा वर्सा, उसके लिए लगेंगे फॉर्मूलाज। देखो यहाँ पर, तो मैं पहले आपको स्टेप्स बताऊंगी, यहां तक करते करते हम सारा कर लेंगे, बढ़िया से हो जाएगा। आपको शुरू शुरू में डिफिकल्टी लगेगी, फॉर्मूलाज याद करने के बाद 1 मिनट में सॉल्व करोगे, लेकिन ध्यान देना इधर। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैं आपको बेबी स्टेप्स बता रही हूँ, हाउ टू सॉल्व इट, पूरा पूरा ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है मेरा ये, मैं, आप इक्वेशन की किसी भी साइड पे प्लस माइनस कर सकते हो, मैं राइट साइड पे कर रही हूँ, एक साइड पकड़ लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब राइट साइड पे प्लस माइनस करना है, तो देखो कैसे करेंगे। मुझे ये एक तरीके से गिवन है, अज्यूम ये कर रहे हैं हम, और ये मुझे निकालना है, फाइंड आउट। ये गिवन है और लेफ्ट साइड वाला निकालना है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, एक गिवन होगा या एक आपने फॉर्मूले से निकाल लिया होगा और दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू गिवन है और दूसरे में निकालना है। तो देखो क्या क्या करोगे, हम इसमें पोजीशंस बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। बेबी स्टेप्स पहले बता रही हूँ, फिर आप प्रो हो जाओगे तो वो सब काटना कुटना छोड़ देना। हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है वो काट दो, और पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे ग्रॉस और नेट अलग अलग है, दूसरी पोजीशन पे डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम सेम है, काट दिया। तीसरी पोजीशन पे प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पी तो हर बार लिखा होगा, ये देखना फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, तभी काटना, सेम सेम होगा तो ये कट कर दिया। अब मुझे ग्रॉस इक्वल्स टू नेट, यानी नेट वैल्यू गिवन है, ग्रॉस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं तो ग्रॉस आता है, तो नेट प्लस, नेट वैल्यू गिवन है, प्लस कर दूंगी डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगी? ग्रॉस वैल्यू। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रिकी वे में रटना है तो देखो, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ये रही, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट। तो अगर लॉजिकली चलना है तो नेट वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, दोनों कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे। अब नीचे का काटो फटाफट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कट हो गया, बाकी डिफरेंट है। अच्छा, क्या मैं इसको और इसको कट कर सकती हूँ? ना बाबा ना, पोजीशन मैटर, ये नेशनल है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, ये नेट है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अलग अलग है। अब देखो, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखा, पूरे में लिखना, डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक इनकम गिवन है, प्लस करेंगे एनएफआईए ताकि नेशनल इनकम आ जाए, ये है फॉर्मूला। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, हर चीज पूरे पूरे में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ कट रहा है? ना भाई ना, कुछ नहीं कट रहा, देखो ध्यान से। अब नेट वैल्यू गिवन है, डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू। डोमेस्टिक गिवन है, एनएफआईए ऐड करेंगे तो नेशनल वैल्यू आ जाएगी, नेशनल इनकम। मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, इक्वल करना है। तो मार्केट प्राइस में एक तरीके से अगर मैं एनआईटी वाला फॉर्मूला लूं तो मार्केट प्राइस में क्या होता है आपका? माइनस एनआईटी। ये देखो, मुझे मार्केट प्राइस गिवन है, ये रहा, माइनस कर देंगे एनआईटी तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और वैसे अगर याद करें तो देखो क्या था, मार्केट प्राइस में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया, क्या नहीं होता? सब्सिडी ऐड कर दिया ताकि फैक्टर कॉस्ट आ गया।
ये वाला आप सॉल्व करना एज अ होमवर्क। इसके अंदर क्या है, ग्रॉस है और मुझे नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो माइनस करेंगे एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट में क्या नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। क्या होता है, सब्सिडी हटा देंगे इन ऑर्डर टू गेट मार्केट प्राइस, या फिर प्लस एनआईटी, छोटा वाला फॉर्मूला, जो भी आपको ठीक लगे। एंड ये स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करना है इसको, और जो भी डाउट होते हैं आप पूछ सकते हो इसके अंदर। सेम फॉर्मूले से चलना, स्टेप वाइज चलना, और फिर उसके बाद जब चीजों को प्रो कर लो तो आप अच्छे से हो जाओगे। फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले कंसेप्ट वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के, तो उसमें ये बेस बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, और उस पे बेस पढ़े 8 फॉर्मूलाज। उसको अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हो। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।